अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जून बरोज़ पीर, बहुत अहम दिन है आज का। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी है, उसमें तफसीली बात करूँगा। लार्जर बेंच की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो बहुत अहम है और पंजाब की किस्मत का फ़ैसला उस पर होना है। रात में मैंने आपको बता दिया था नवाज शरीफ क्या चाहता है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हुकूमत मुफ्त में मिल गई है, तो वो अक्टूबर का कह रहे हैं। अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराने उनको, लेकिन एक मैं चीज़ बता दूं आपको, 17 जुलाई की डेट अहम है बहुत। ये ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट से बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में अगर तो बुरी तरह ये पिट गया, असूली तौर पर तो पिटना इनके पास है नहीं है, सारी 13 जमातें इकट्ठे होके और कई मामलात में आगे जा रही हैं। रात के प्रोग्राम में आप गज़वा हिंद के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट ज़रा सामने रख लीजिएगा तो आपको समझ आएगी कि चीज़ें किस डगर पर जा रही हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा काम था कि जब उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर खुल के स्टैंड लिया और जो लाहौरी या बाकी ग्रुप जो भी थे उनके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें आ गई। एक वो आदमी जिसका दीन से दूर दूर ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इतना बड़ा काम कर गया, तो उसकी तो फिर देखें, याद रखिएगा, आज भी भुट्टो का नाम सिर्फ इस वजह से ज़िंदा है। और जो इसके ख़िलाफ़ चला है वो ना सिर्फ रांदा है दरगाह होगा, आखिरत तो उसकी है ही नहीं, वो भूल जाए, वो दुनिया में भी ज़लील ख़ार होगा। और आप शक्लें देख रहे हैं उनकी, कहने की ज़रूरत नहीं है। हलफनामा किसने तब्दील किया था इलेक्शन एक्ट के अंदर, और फिर क्या भुगत रहे हैं फिर। और जो भी ऑपरेशन रजीम में जो लोग ऐसे हैं वो भुगतेंगे, कुछ नहीं होना। जो मर्ज़ी करते रहे, जो मर्ज़ी ये सोचें, जो मर्ज़ी करें। तो इमरान खान साहब को तो एक गज है ना, क्या कह दो, जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो प्यार है उनको, और उसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको इसका तो रिवॉर्ड मिलना है। नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा था, शरीफ खानदान ये तो निकल गए यहाँ से, दोबारा नहीं आना, मैं भी यही कहता था, लेकिन आपके सामने है क्या ऑपरेशन रजीम चेम लाकर बिठा दिए, बैठ गए वहाँ पर। तो ये भी जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना इमरान खान ने नहीं आना, ये कुदरत ने फैसले करने हैं, और मेरा रब जो है ना, जो फैसला करता है वो बेहतर करता है। ये जो यहाँ हमारे यहाँ कुछ फैसला साज इस मामले को अपनी मर्ज़ी से लेकर जाना चाहते हैं, वो इतना आसान काम मैं नहीं देखता है इस बात को। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जानी है। चलें चलते हैं। पहले आपको ज़रा आमिर लियाकत साहब का जो मामला है, दोस्त थे मेरे, बड़ी अच्छी तस्वीरें मेरे पास कुछ पड़ी होनी है, फेसबुक को भी शेयर की हैं। कराची जाया करते थे, अफ्तारी उनके साथ, ख़ास तौर पर बोल पे प्रोग्राम चला करता था। वो कहानी कुछ और निकल रही है, जो बातें सामने आ रही हैं उनकी एक्सरे रिपोर्टों से, हड्डियाँ टूटना और कुछ ऐसी चीज़ें वो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी, वो सारे मामलों को। और आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो घर है वो सील कर दिया गया, और डी सील अगर करती हैं तो किसके हवाले किया जाएगा, और इसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त होनी है। जो टीवी चैनल चला रहे हैं बात, वो आप तक दिखाते हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक घर सील रहेगा। क्राइम सीन की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही घर को खोला जाएगा। ठीक है ना जी। हमारे पास जो पुलिस के पास जो है ना, जायदाद का दावेदार कोई नहीं आया, और वो असूली तौर पर ये आमिर लियाकत साहब के असल वरसान के हवाले करेंगे, और नादरा से आमिर लियाकत का मुकम्मल डाटा उन्होंने हासिल कर लिया है। अभी तक जो वारिसान है उसमें बेटा अहमद है और बेटी दुआ सामने आई है। बेटे ने नसीब देखना बाहर से आया और नमाज जनाजा पढ़ाई है, छोटी बात नहीं है। नादरा रिकॉर्ड में जो पहली बीवी जो हैं वो बुशरा का तलाक़नामा रजिस्टर्ड है, दूसरी बीवी तूबा का तलाक़नामा भी रिकॉर्ड पर है, तीसरी बीवी दानिया का तलाक़नामा रजिस्टर्ड नहीं है, और दानिया ने बावलपुर की अदालत में खुला दायर कर रखी है। फ़ाइनल होने के बाद रिकॉर्ड पेश होगा, और तलाक़ फ़ाइनल ना होने पर दानिया भी विरासत का दावा कर सकती हैं। जो टीवी पे जो प्रोग्राम चला है ज़रा वो सुन लीजिए। इसका तफ्तीश मुकम्मल होने तक आमिर लियाकत के घर को सील रखने का फैसला। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, क्या बता रहे हैं पुलिस हुकाम इस हवाले से?
हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का घर सील रहेगा और पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने का, जब तक ये फॉरेंसिक नहीं हो जाता, उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक उनके पास घर या जायदाद का कोई दावेदार नहीं आया और घर आमिर लियाकत के असल वारिस के ही हवाले किया जाएगा। और नादरा से आमिर लियाकत हुसैन का मुकम्मल डेटा भी हासिल कर लिया गया, जिनमें अब तक असल वारसों में बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आई है। जबकि नाजरा रिकॉर्ड में पहली बीवी बुशरा का तलाकनामा रजिस्टर्ड है, दूसरी बीवी तुवा का तलाकनामा भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन तीसरी बीवी जो दानिया थी उसका तलाकनामा रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस का कहना है कि दानिया ने बहावलपुर की अदालत से खुला दायर की थी, जिसकी डिग्री नहीं हुई और तलाक फाइनल होने के बाद ही रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर तलाक फाइनल नहीं होती तो दानिया भी वारिस होने का दावा कर सकती है और उस घर को ताहाल सील रखा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया नज़ीर। आप चलते हैं आपको बहुत अहम इशू की तरफ लेके, वो बार बार आपको इसलिए बताना है, और वो अहम है लार्जर बेंच के सामने। लार्जर बेंच के सामने मामलात हैं, 3 रिटें थी, 3 रिटों के बैकग्राउंड पे चल रहा है। पहला जनाब अमीर भट्टी साहब, जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, 36 घंटे में फ़ैसला, फिर 24 घंटे में फ़ैसला और फिर 12 घंटे में फ़ैसला। ये 3 फैसले हैं जो फर्स्ट पेजेस और लास्ट पेजेस के क्या क्या कुछ हुआ, 255 के तहत ओथ लेने का तरीक़ाकार, फिर आखिरी फ़ैसले में कह दिया गया कि नहीं स्पीकर नेशनल असम्बली क्यों लेगा। ये अदालत के सामने मैंने बातें रखी थी और ख़ास तौर पर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 मैंने मुख्तलिफ ओथ, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, मुख्तलिफ ओथ थे जो हलफ जो आइन ने फ़राहम की हैं, लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओथ में गवर्नर और प्रेसिडेंट कॉल अपॉन करता है। ये मैंने कहा था ये डिस्क्रिशन है, ये इख्तियार है कि उसने देखना है इलेक्शन की लीगलिटी के बारे में। मैं स्पीकर ऐलान कर देता है जनाब 100 वोट पड़े हैं, वहाँ बंदे तो सारे 10 थे, तो क्या ये 100 वोट अगर वो सर्टिफिकेट रूल 21 रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो पंजाब असम्बली के हैं तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर फ्रॉड धांधली हो तो किसने देखना है? इसकी रेमेडी तो है नहीं अंडर द हायरार्की जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या इलेक्शन एक्ट तो लगता नहीं है, या नेशनल सूबाई असम्बली के रूल्स या नेशनल असम्बली के रूल्स देखें तो वहाँ तो है नहीं रेमेडी, इसकी बिल्कुल रेमेडी नहीं है। तो वो रेमेडी जो है वो गवर्नर है, वो गवर्नर ने इख्तियार इस्तेमाल करना है, और यही बातें अदालत के सामने हम रखते रहे, रखी है, बहस की है टोटल। और चूँकि ये इलेक्शन फ्रॉड है और उसमें बड़ी डिटेल में सारी बातें बता दी अदालत को, लेटर लिखे डिप्टी स्पीकर को जो फ्रॉड किया उसने इलेक्शन सारे प्रोसेस के अंदर गैलरी में बैठ कर इलेक्शन किया, 24 को लेटर लिखा गया, 27 अप्रैल को लेटर लिखा गया, फिर इसके डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से लेटर मैंने लिखे हैं सारे, वो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है तो हाँ अदालत की तरफ से एक बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन है। देखिए मेरे मौकलान का अपना ओपिनियन है, मैं चूँकि यहाँ आपके साथ मीडिया पे बैठा हूँ, मैंने तो वो बात करनी है जो आइनी और कानूनी है। आइनी और कानूनी के सामने अगर रख कर आप ज़रा समझिएगा तो ये असूली तौर पर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने हमजा शरीफ के इलेक्शंस के अगेंस्ट जो मामला सुनने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन सब का एक या दो तरीके से सारे मामले जो हैं वो लार्जर बेंच पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते हैं, यानी उसमें 5 सीटों का आर्टिकल 63 की इम्प्लीकेशन भी, एप्लीकेशन भी आर्टिकल 187 को सामने रखते हुए 5 सीटों का जो रोक के रखा है नोटिफिकेशन वो भी, ये सारे मामला तो उसूली तौर पर लार्जर बेंच के सामने आने चाहिए। और ये लार्जर बेंच को ही इन सारे मामलों पे एडजुडिकेट करना चाहिए, ये लॉ डिमांड करता है। आईने पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन को सामने रख कर देखें तो ये इट्स अ डिमांड ऑफ द डे। आइन और कानून का इंटरप्रिटेशन के हवाले से जब ये बात आनी है, ये मेरी एक ज़ाती राय है। मेरे मौकलान जो मैं जिनका केस लड़ रहा हूँ उनका नुक्ता नज़र इस पर बहुत मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि वो सिंगल बेंच के पास, लेकिन वो अपनी जगह बातें हैं। असूली तौर पर ये मामला जो है ये लार्जर बेंच को डिसाइड करना चाहिए। लार्जर बेंच के पास इख्तियार मौजूद है, लार्जर बेंच सारी फाइलें अपने पास मंगवा सकता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्टिकल 63A का जो डिसीजन है 17 मई का वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। लार्जर बेंच आंखें तो नहीं बंद कर सकता। आइन का आर्टिकल 189 उस पर बाइंडिंग है, और आर्टिकल 187 को बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के तौर पर ये किरदार अदा करना है, उन्हें उस फैसले पर अमल दरामद करना है। तो वो जो कानून आ चुका है उस पर अमल दरामद होना है।
आईन पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन और इसका इतलाक माजी से होना है। मैं फिर बता देता, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। आइन की जो तशरीह आएगी वो उस दिन से आएगी जिस दिन से आइन में वो चीज़ डाली गई। आर्टिकल 63 जब आया तो उस दिन से आना है। ये कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ये कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं है कि जहाँ उसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिविटी देखनी है, माजी देखना है या हाल देखना है। उन कवानीन में ये हो सकता है। आइन की मंशा यही है कि आइन की जो तशरीह पहले दिन है आखिरी दिन भी वही तशरीह है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। लार्जर बेंच ये सारे मामले एडजुडिकेट कर लेगा, कोई लंबा इशू नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। वैसे तो वो डेटें जो हैं वो 20 जून और 21 जून के लिए चली गई, अगले हफ्ते में चली, उससे अगले हफ्ते में चली गई हैं। बहुत लेट हो रहा है। 17 जुलाई तक देखें इस गवर्नमेंट जो है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट गैर कानूनी तौर पर ठहरी हुई है और ये रिगिंग कर रही है। मैं बता दूंगा आपको, ये डेवलपमेंट नाम के नाम पर पैसे दे रही है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर और वो सारे धांधली करने के लिए लगे हुए हैं ये सारे लोग। इलेक्शन कमीशन भी किसी हद तक साथ दे रहा है। तो ये तो आज़ाद और खुद आज़ादाना इलेक्शन अगर होने हैं तो ये गवर्नमेंट पीछे हटे यहाँ पर। अब वैसे तो हमजा शरीफ मेजॉरिटी 197 25 निकाल दें, 172 सीटें वोट हैं, तो 172 वाला वज़ीर-ए-आला पंजाब रह सकता है। चले बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।